कर्मचारी संगठन है, अनेक प्रकल्पों में कार्य करता है। मनुष्य निर्माण में मनुष्य के जन्म से लेकर के मनुष्य के मोक्ष तक पेश करते हैं तो विद्यार्थी परिषद, और उससे बाहर निकलते हैं तो भारतीय मजदूर संघ, लघु उद्योग भारती, इस तरह के बहुत सारे प्रकल्प, सेवा भारती, संस्कार भारती, ऐसे अनेक प्रकल्प हैं जिस पर संघ पूरे देश में छत्तीसगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक सुदूर क्षेत्रों से लेकर के कार्य कर रहा है। एकल आरोग्य, एक एकल स्कूल्स का जो वन परिषद की जो प्रकल्प है उसके अंतर्गत एकल आरोग्य का प्रकल्प इसकी आवश्यकता मुझे बहुत अधिक दिखाई दी क्षेत्र में भी। उसकी एक विवेचना, उसका एक असेसमेंट का कार्यक्रम था, तो मुझे इनके साथ करण जो आदिवासी का क्षेत्र है करने का मौका मिला। जब उसमें गए तो रांची में जब वापस आए तो एकल आरोग्य और ग्रामोत्थान का जो प्रकल्प थे उनको देखा। डॉक्टर मुकुल भाटिया इस कार्यक्रम के संचालक जिन्होंने बीड़ा लिया हुआ है, आगरा से ही, फिरोजाबाद से हैं। इन्होंने पूरा जीवन इस संघ कार्य में आदिवासी क्षेत्रों में और मणिपुर और ये पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है उसमें लंबा समय बिताया है। की जिम्मेदारी आपके पास थी। ये कार्य उस समय तक सीमित था केवल आदिवासी इलाकों तक। हमें लगा कि भारत का हर तीसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रोग से पीड़ित है और हर पांचवा व्यक्ति गंभीर रोग से पीड़ित है। चिंताजनक स्थिति है। ये सिर्फ सीमित आदिवासी इलाकों तक नहीं रहना चाहिए। ये सुदूर गांव के जो क्षेत्र हैं, जिन गांवों में चिकित्सा की व्यवस्था तो दूर, चिकित्सा की जानकारी तक नहीं है, और जो हमारी जो आयुर्वेदिक पद्धति है, जानकारी पहले समाज में काफी हुआ करती है। मुझे याद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जितनी भी हमारी प्राकृतिक औषधियां हैं उनकी जानकारी उस समय पूरी हुआ करती थी और हर इलाज हम लगभग घर में कर लेते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ दशकों में हमने इसको बिल्कुल खो दिया और इस जानकारी का अभाव का कारण ही रहा कि हर पांचवा व्यक्ति देश का एक किसी न किसी गंभीर रोग से पीड़ित। और मुकुल जी को से आग्रह किया कि ये प्रकल्प आगरा में भी और आगरा के आसपास के क्षेत्रों में, ब्रज क्षेत्रों में भी चलने चाहिए। और ये अच्छा तो पांचवा वर्ष है जब इस प्रकल्प की आगरा में शुरुआत हुई। फतेहपुर सीकरी में और अखबारपुर में 2 संघ चल रहे हैं। एक नंदगांव में तीसरा संघ क्षेत्र में चल रहा है। इस क्षेत्र इसमें पूरी प्रक्रिया किस तरह से चलता है, किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से सेवकाएं तैयार की जाती हैं, कैसे उनको और कहां से कहां तक उनके पास सुविधाएं उपलब्ध है, किस तरह से रखेंगे। मैं सिर्फ तो इसकी प्रस्तावना देना चाहता था कि आगरा में क्यों, कैसे शुरुआत की गई, कितनी इसकी गंभीरता है, इसका जरूरत है। और आगरा को इस वर्ष राष्ट्रीय अधिवेशन, एक 2 दिन का जो कन्वेंशन रहेगा, 15 और 16 अक्टूबर को आ चुके हैं। अभी यूथ हॉस्टल में रह रहे हैं। करीब 300 से ऊपर डेलीगेट इसमें सारे राज्यों से आने वाले हैं। जो इसकी ट्रस्ट फाउंडेशन है उसके ट्रस्टीज भी कलकत्ता से भी हैं, बेंगलोर से भी हैं, गुजरात से भी हैं, मुंबई से भी हैं और ट्रस्टीज भी यहाँ आने वाले हैं। मैं भी एक नेचर जो ट्रस्ट है उसका
ट्रस्टी भी हूँ। मैं बहुत बहुत आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये जो एक ऐसा प्रकल्प है जिसकी हर व्यक्ति को जरूरत है, और टेली मेडिसिन के माध्यम से हम किस तरह से अमेरिका से बैठे हुए सुदूर गांव तक अच्छी से अच्छी मेडिकल व्यवस्था को दे सकते हैं। आज बहुत आवश्यक नहीं है कि हमको वहीं तक पहुंचना हो। अमेरिका के जो इलाज है वो भी आप यहाँ हो सकते हैं। सिर्फ उनको दोनों को कनेक्ट करने की जरूरत है, सही मार्ग दिखाने की जरूरत है। इस साथ में इस उद्देश्य से इस आरोग्य प्रकल्प की जो बहुत विस्तार अभी इसको दिया जाना है, उस उद्देश्य से इसको आगरा में अधिवेशन होने जा रहा है। अधिवेशन में क्या क्या होगा सर? क्या हो रहा है, कैसे प्रक्रिया चल रही है, अभी तक कितनी शाखाएं हैं, कहाँ हैं, ये डॉक्टर मुखर्जी से एमएस किया और उसके बाद फिर दोबारा अरुणाचल प्रदेश, जब सुनामी हुआ तो अंडमान निकोबार, इन सब प्रदेशों में कार्य करने के पश्चात देश के सारे वनवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार देना और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना, नगरों में चिकित्सकों के माध्यम से अनेक प्रकार के प्रकल्प, हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस के माध्यम से रोकथाम के उपाय भी चलते रहते हैं, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी अप्रोच कम होने के कारण हम सब लोगों ने बहुत वर्षों पूर्व ही इस क्षेत्र को अपना कार्य क्षेत्र चुना और अब देश के 14 राज्यों तक हमारे 53 संच, एक संच का अर्थ है 30 गांव, तो इस प्रकार से 30 गांव में पूर्व से शुरू करें तो असम, बंगाल, उड़ीसा, दक्षिण झारखंड, उत्तर झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ब्रज प्रदेश, महाकौशल, मध्य भारत, राजस्थान, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, इन प्रदेशों में अपने प्रकल्प शुरू हो चुके हैं। अब इसके पश्चात अगला विस्तार तमिलनाडु और तेलंगाना में करने की योजना अगले वर्ष के यानी जो फाइनेंशियल ईयर है मार्च तक करने की है। अब ये प्रकल्प है क्या? वास्तव में इसकी परिकल्पना आज से 22 वर्ष पूर्व आसाम के जो वहां पर प्रारंभ हुई। उस समय अरुणाचल प्रदेश में मैं कार्य कर रहा था और उस समय नया पूर्वोत्तर में पहुंचा था। तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ के चाय बागानों में कार्य करने वाली जो महिलाएं थी, उन महिलाओं में से कुछ महिलाओं को चुनकर उनके प्रशिक्षण आरोग्य सेविका के रूप में वहां शुरू किए गए। हमारे कार्य का केंद्र था बीमारियों की रोकथाम और उसके साथ साथ वनौषधि चिकित्सा और फर्स्ट एड। शुरू में केवल इतना ही किया था, धीरे धीरे इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी। मेडिकल कैंप, कुपोषण के ऊपर कार्य प्रारंभ हुआ और इसलिए इसमें कुपोषण, इतने सारे क्षेत्रों के कार्य प्रारंभ होने के बाद इसको अखिल भारतीय स्वरूप दिया गया और सन 15 तक आते आते इसके एक निश्चित स्वरूप खड़े हो गए, जिसको हमने नाम दिया आरोग्य रिसोर्स सेंटर, ARC। ये ARC 30 विलेजेस के क्लस्टर्स हैं जो आज मैंने अभी बोला 53 के संख्या में सारे देश में चल रहे हैं। अब इन क्लस्टर्स के साथ साथ एक नया आयाम आज से 4-5 वर्ष पहले जुड़ा, जिसका की नाम था टेलीमेडिसिन। जिस समय ये प्रारंभ हमने किया, इसके प्रयोग उड़ीसा में शुरू हुए। चिकित्सकों का घोर विरोध था कि ये हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑनलाइन सलाह देना पाप। एलोपैथिक डॉक्टर्स की एक परिकल्पना थी कि ऐसी ऑनलाइन देंगे तो किसी दिन हमको जेल हो जाएगी। परंतु वही जेल जब कोरोना आया तब चिकित्सकों की समझ में आया कि यही हमारा जीवन है, क्योंकि उस टाइम में सिवाय इस माध्यम के दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था।
अपने घर में बैठकर अगर वो चिकित्सा नहीं करेंगे और मरीज के सामने बैठेंगे तो खुद मरीज जैसे ही हो जाएंगे। इसलिए उस समय में इसकी सरकार को भी जरूरत महसूस हुई और पहली गाइडलाइन 2020 की फरवरी में आई, जब मोदी जी को ये कल्पना आई कि अब तो ये संकट जो है सारे देश में फैलने ही वाला। और जब वो गाइडलाइन आ गई तब हमको ताकत मिल गई। हमने जो 3 वर्ष के अंदर झारखंड और उड़ीसा में काम किया था उसको हमने डंके की चोट पर और सारे देश में फैलाने की ये प्रतिज्ञा की। और उसी का परिणाम है कि जैसे ही कोरोना 2 वर्ष का समय समाप्त हुआ, हमारे सारे कार्यकर्ता अब इस टेलीमेडिसिन के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचने की ताकत लगा के काम कर रहे हैं। आपको लगेगा कि आपने तो अपना शायद जो मिशन था उसकी डायरेक्शन ही चेंज कर दी, आप चिकित्सा में उतर आए। ऐसा नहीं, आज भी टेलीमेडिसिन के माध्यम से कोई चिकित्सा नहीं की जा सकती। जो ये दम्भ करता हो उसको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि टेलीमेडिसिन या ऑनलाइन चिकित्सा दुनिया में कभी ना संभव थी ना कभी होगी। अरे डॉक्टर जब तक हाथ नहीं पकड़ेगा मरीज का तब तक उसकी समझ में कैसे आएगा कि क्या किया जा सकता है। केवल इतना किया जा सकता है, रिलीफ किया जा सकता है। पहली चीज ये समझाया जा सकता है मरीज को कि तुमको क्या करना चाहिए, बीमारी से कैसे बचना चाहिए, और साथ साथ साधारण जो बीमारियां होती हैं उसके इलाज उससे संभव है। परंतु जब इमरजेंसी आ जाएगी, जब सर्जरी की जरूरत होगी, तब तो डॉक्टर चाहिए। परंतु यही टेलीमेडिसिन का जो नेटवर्क बनता है, जिसमें मेडिकल कॉलेज के लोग शामिल होते हैं, जिसमें बड़े बड़े हॉस्पिटल शामिल होते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हमारे गांव से उन रोगियों को नगरों में पहुंचने के लिए, उचित स्थान पर जाने के लिए जहां उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ऐसा एक नेटवर्क मिल जाता है। उस नेटवर्क के माध्यम से वो उचित स्थान पर पहुंच जाते हैं, वहां उनका सही इलाज हो जाता है। एक्सप्लॉयटेशन प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि ये शब्द आज मेडिकल वर्ल्ड के साथ बहुत सारे लोग जोड़ते रहते हैं। वो सही हो या गलत हो मैं इसकी चर्चा में नहीं जा रहा हूं, परंतु ये शब्द जुड़ता है, तो इसलिए ये नेटवर्क इस पर काम। आपने अभी कहा कि हाथ नहीं देखेगा डॉक्टर तब तक कैसे होगा। आजकल आप जैसे पुराने लोग रहे कहाँ जो हाथ देख के देखते, आजकल तो लैब रिपोर्ट पर सारी डॉक्टरी चलती। तो सर वो तो सर पूछते हैं, बताओ क्या बीमारी है, दवा लेनी शुरू कर देते हैं, खत्म जाओ। आपने बहुत सही कहा। मैं इसीलिए अपनी बात को थोड़े 5 मिनट में पूरी कर देता हूँ। दूसरी चीज, आपने जो बात कही बहुत सही कही, परंतु इसमें हमने जो प्रकल्प जब हमने शुरू किए और इसके साथ आगे बढ़े, तो आपने जो बात कही वो बात बिल्कुल ध्यान में आई कि हमको टेक्नोलॉजी भी इसके साथ जोड़नी चाहिए, तब हमारा प्रकल्प ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। और इसीलिए पोर्टा क्लिनिक करके हमने पोर्टेबल पैथोलॉजी इसको शुरू किया। मैं इसकी बहुत चर्चा इसलिए नहीं कर रहा, आपके पास समय कम है, आपके पास भी समय कम है, तो अगर कोई पूछना चाहेगा तब हम इस पर विस्तार में चर्चा कर सकते हैं। उसमें एक चलती फिरती पैथोलॉजी लैब एक बाइक के ऊपर रख के हमारी 5 आरोग्य सेविका, अभी हमने भी वो प्रकल्प अभी पूरा किया है सोनभद्र जिले में, जहाँ वनवासी क्षेत्र है, वहाँ के म्योरपुर नाम के ब्लॉक में ये प्रकल्प अभी हमने 1.5 वर्ष का कंप्लीट किया। मोबाइल वो है आपका, मोबाइल पैथोलॉजी में जी। तो इस तरह से डॉक्टर्स को डायग्नोसिस करने में जो आज की पद्धतियां है उसकी सुविधा भी मिलती है। परंतु ये ध्यान रहे, ये रिप्लेसमेंट वनौषधि चिकित्सा का नहीं हो सकता, और इसलिए हमने वनौषधि चिकित्सा को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। आगरा में भी जब काम शुरू हुआ तो उसके बाद कोरोना के हटते ही यहाँ जो ग्वालियर रोड के ऊपर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, श्रीमान भदौरिया जी को आप सब लोगों में से बहुत सारे जानते होंगे, जो चलाते हैं, उनके सहयोग से प्रशिक्षणों की एक लड़ी शुरू हो चुकी है। और हमारे यहाँ की जो फतेहपुर सीकरी, जैसा भाई साहब ने कहा कि हथनाथपुर में काम चलता है, मथुरा में काम चलता है, नंदगांव में, तो ये सब सेविकाओं का प्रशिक्षण वहाँ शुरू हो चुका है। और उसके साथ साथ वनौषधि उद्यानों को डेवलप करना, इसको भी आयुष मंत्रालय की सहायता से हमने जगह जगह शुरू कर दिया है। और ये कार्य झारखंड से शुरू करके असम तक बहुत ही अच्छी रूप में प्रारंभ हो चुका है। सेविकाएं इतनी सक्षम हो चुकी हैं पिछले 6-7 वर्षों में कि वो कठिन से कठिन रोगों का जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स इलाज करते हैं, वैसी स्वयं घर में बनाई हुई दवाइयों के द्वारा, हम ब्रांडेड मेडिसिन को आयुर्वेद की भी प्रमोट नहीं करते, तो उसके द्वारा वो इलाज कर रही है। तो इस प्रकार से
मैंने एक आपके सामने जनरल स्वरूप रखा। बीमारियों की रोकथाम के लिए जो प्रयास हैं वो लगातार जारी हैं। हर घर के अंदर मॉस्किटो बॉर्न डिजीज रोकने के लिए सोकपिट बनने चाहिए। पानी गांव में ना कलेक्ट हो, अंडरग्राउंड वाटर नीचे जाए और वो रिफर्बिश भी हो। इसके प्रयास कंपोस्ट पिट के द्वारा गांव में फैली हुई जो डिग्रेडेबल वेस्ट है उसके द्वारा खाद बने। इसके साथ साथ जो टॉयलेट्स आज गवर्नमेंट बनवा रही है वो यूजेबल हों और लोग उसको यूज करें। और चौथा, जो पानी है उसको किसी ना किसी प्रकार से ट्रीटमेंट करके उसको पोर्टेबल बनाएं। वो पोर्टेबल वाटर नहीं होता है ये समझें। और उसके लिए सिंपल फिल्टर्स चारकोल के तैयार करने की विधियां और उसके बनाए हुए फिल्टर्स का यूज ये भी सारे देश के अंदर हमने प्रचलित किया है। सर, ये एकल अभियान क्या है? जी, इसका मतलब अभियान के सारे प्रकल्प क्या, इसका मतलब एकल अभियान का क्या मतलब है? संस्था है ये? एक अखिल भारतीय संस्था है, ओके। जो कि झारखंड में आज से 35 वर्ष 89 में प्रारंभ हुई थी शिक्षा को गांव में प्रचलित करने के लिए, क्योंकि उस समय शिक्षा की स्थिति बहुत खराब थी देश में। और गांव के अंदर वहीं की एक गांव की महिला को या पुरुष को टीचर बनाकर उसके द्वारा वहां पर और एक 30-35 बालकों का एकल विद्यालय ये शुरू किए गए थे। और वो आज देश के अंदर 1 लाख गांव तक पहुंच चुके हैं। शायद आपको इसकी जानकारी होगी। और 2018 का सरकार ने भी गांधी शांति पुरस्कार है वो एकल अभियान को दिया। उसी का ये एक विंग है आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। और उसके जो फील्ड में काम करने वाले हम जैसे चिकित्सक हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सब लोगों का जो संगठन है वो उसी के अंतर्गत एकल आरोग्य प्रकल्प के नाम से काम करता है। 15 और 16 में क्या क्या करने वाले हैं आप 2 दिन? आगे की बात नहीं करेंगे। हम जैसे लोग जो डॉक्टर नहीं है समाज में, आप लोग थोड़ा ज़्यादा सक्रिय हैं, हम थोड़े कम सक्रिय हैं। इसी प्रकार की भूमिका रखना चाहते हैं। उनके समझ में 2 बातें हैं। बचपन से सुनते थे हेल्थ इज वेल्थ, तो यहाँ समझ में आया कि यदि व्यक्ति हेल्दी रहेगा तो उसके गरीब होने की संभावना घट जाएगी, यानी उसका खर्चा जो फालतू होता है बीमार होने पर उसे बचेगा। तो हेल्थ इज वेल्थ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आया। दूसरा एक और लगाया, पिछले कुछ दिनों में बहुत जवान लोगों की मौतें बहुत हो रही हैं। वो फिट हैं लेकिन हेल्दी नहीं है। इन दोनों कामों पर ये काम कर रहा है आरोग्य फाउंडेशन, ऐसा मुझे लगा। इसलिए हम जैसे लोग भी मुकुल भाटिया जी के माध्यम से इस काम को कर पाए। अब मूल विषय जो हमारा 15-16 तारीख का कार्यक्रम है, देश भर के लगभग 300 कार्यकर्ता इसमें आ रहे हैं। उनका चयन उसी स्तर पर किया गया है। यदि 53 जो हमारे संघ हैं, हर संघ से लगभग 2 लोग आएंगे, जिसमें सिर्फ बेसिक हमारे कार्यकर्ता हैं वो आएंगे। 30 में से 1 का चयन किया है। उनकी जो सुपरवाइजरी जो यूनिट है, संयोजक बोलते हैं, तो 3 संयोजक होते हैं, उसमें 1 आएगा। तो इस प्रकार लगभग 106 के लगभग संख्या होती है। उसके बाद उनका सुपरवाइजरी अपना जो कार्यकर्ता है, जो प्रवास करते हैं अखिल भारतीय स्तर पर, संघ स्तर पर, संघ से ऊपर जो हमारा कोऑर्डिनेटर होते हैं, उससे ऊपर संभाग है, संभाग से ऊपर हमारे प्रभाग, और उससे ऊपर हमारा अखिल भारतीय टोली, जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके प्रभारी। तो इस प्रकार मिलकर लगभग 250 के लगभग लोग होंगे, जिनमें समितियां यानी जो समाज के लोग भी जिन काम को देख रहे हैं, लगभग 70 के लगभग वो लोग होंगे। तो इस प्रकार हमारे लगभग 300 के बीच में कैंडिडेट्स आएंगे। कल से आना प्रारंभ हो गया है, काफी लोग आ चुके हैं। आज शाम तक लगभग 90% लोग आ चुके होंगे। हम लोग 14 तारीख को आज उनका आगमन है, शाम को 6 बजे इसी हॉल में एक परिचयात्मक बैठक, उनको 2 दिन के कार्यक्रम की विस्तृत सूचना देंगे। कल प्रातःकाल 9 बजे से हमारे सत्र प्रारंभ हो जाएंगे। जो कुछ वो लोग काम कर रहे हैं उनको पता लगे पूरे देश में क्या काम हो रहा है। अपना काम तो सबको मालूम है, लेकिन पूरे देश में जो काम हो रहा है वो सबके अलग अलग सत्र चलेंगे। पूरे दिन में 5 सत्र होंगे और शाम को एक औपचारिक रूप से उद्घाटन कार्यक्रम कल है, जिसमें माननीय मंत्री जी, आयुष मंत्री जी ने भी आने की सहमति दी है। RSS के काफी सीनियर प्रचारक हैं, दिनेश जी, जो कभी यहाँ के विभाग प्रचारक रहे, काम प्रचारक रहे, वो आएंगे। माननीय बड़े दिनेश जी जिनको क्या कहा जाता है। और 16 तारीख को हमारा शाम को 2 बजे समापन कार्यक्रम है। जिस प्रकार 15 तारीख को चलेंगे दिन भर,
उसी प्रकार 16 तारीख को दिन भर सत्र चलेंगे। समापन कार्यक्रम में जो इस विश्वविद्यालय में जो नए विषय आई हैं उन्होंने अपनी सहमति दी है कि वो इस कार्यक्रम में आ जाएंगी। तो इस प्रकार हमारा 15-16 तारीख का कार्यक्रम है। 16 तारीख को उन लोगों को आगरा के जो गुरु का ताज या जो भी ऐसे स्थान है ऐतिहासिक उनको दिखाएंगे। 17 तारीख को उनको मथुरा वृंदावन के मुख्य मंदिर और सायंकाल शायद आगरा के कुछ और ऐतिहासिक स्थान दिखाते हुए उनको 17 के जाना प्रारंभ हो जाएगा और 18 तक सभी लोग चले जाएंगे। इस प्रकार हम लोगों ने इस प्रकार की एक योजना बनाई है कि उनको जो कुछ वो काम किए हैं उसका आपस में इंटरेक्शन के माध्यम से हो जाए और साथ ही साथ उनको आगरा और ब्रज मंदिर की कुछ झलकियाँ दिखाई जाए। सेवक और सेविकाओं को चयन किया गया है, उनको यहाँ आमंत्रित किया गया है। तो आगे उनको किस तरह से चलना है, किस तरह से अपने कार्य को विस्तार देना है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग अलग सेशंस अलग अलग जो भी होंगे उन सेशंस के माध्यम से उनको अपग्रेड किया जाएगा ताकि वो जो पूरी अपनी जितने भी संख्या में ये सेविकाएं काम कर रही हैं उनको आगे उनके स्तर को सुधारना है। डॉक्टर अपने एकल आरोग्य प्रकल्प के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर समी कालरा जी जो अहर्निश इस काम में हम सबों के साथ सहयोग करके पूरी व्यवस्था को संचालित करा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप आज तक की आयोजन की तैयारी की स्थिति क्या है, आगे हम किस तरह इसको संपन्न करने वाले हैं, इस विषय में हम सबों को पूर्ण रूप से अवगत करेंगे। आदरणीय डॉक्टर समी कालरा जी। मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत। ये सब जानते हैं कि मीडिया एक सशक्त माध्यम है जो बात को समाज तक पहुंचाता है और इस अधिवेशन भी आपके माध्यम से जनता तक पहुंचे ताकि उसको ये पता चले कि आरोग्य क्या कर रहा है। 250 प्रतिनिधि आ चुके हैं, 300 की आने की संभावना है, जिसके लिए इस ऑडिटोरियम में कल से कार्यशाला शुरू होगी नंबर 1, जिसमें लेक्चर्स होंगे और उनसे ये जानकारी ली जाएगी कि जो वो फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और वो क्या क्या काम कर रहे हैं। जो कि पूरे हिंदुस्तान से लोग आएंगे, आपस में इंटरेक्शन होगा। 13 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पर स्टॉल लगाएंगे जो गांव में वो काम कर रहे हैं। जैसे वन औषधि का स्टॉल है, पेड़ों का है, खान पान का है और जो औषधियां वो बनाते हैं उसका भी यहाँ पर प्रदर्शन होगा। उनकी जो कार्यशैली है वो भी यहाँ पे प्रकट होगी पोस्टर्स के माध्यम से कि वो कैसे काम कर रहे हैं। कुल कितने स्टॉल लगने जा रहे हैं? लगभग यहाँ पर 12 स्टॉल की व्यवस्था की गई। ये लोग केस स्टडी भी बताएंगे वहाँ पे? जी, केस स्टडी होगी ना उनकी? वो यहाँ पे डिस्कस होगा। वो यहाँ पे जो हमारे उन्होंने जो फील्ड में काम किया है, फील्ड में आउटपुट निकल के आया, क्या उनका रहा एनालिसिस, वो सारा बिल्कुल बिल्कुल। मैं हिंदुस्तान लैटिस पर ऑलरेडी बात की। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कल दिन भर चलने वाली गतिविधियों में आप समय समय पर आएं और हॉल के अंदर बैठकर देखें कि क्या चल रहा है, ताकि आपको इसके बारे में कोई चीज बहुत स्पष्ट हो जाएगी और वो जनता तक जाएगी। तो हम आरोग्य मीन्स कि बीमार होने से पहले अपने को स्वस्थ कैसे रखा जाए उस पर चर्चा। गांव के अंदर जो संसाधन है उसका कैसे उपयोग किया है। जैसे अभी पाटिया साहब ने बताया कि गांव में हॉस्पिटल बहुत अच्छी तरह स्टेज में नहीं है, इलाज की सुविधा उपलब्ध है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर वो इमरजेंसी कैसे उसको करें, हम उस पर चर्चा करेंगे। और अब सवाल जवाब के लिए मैं आप सबको आमंत्रित। जो गांव है जहाँ तक वहाँ तक जो भी गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर तो है वहाँ कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह सब है, लेकिन आपको पता है कि अगर आपकी नौकरी 80,000 रुपये महीने की लग जाए तो आप वहाँ रहेंगे जहाँ पर PHC है या फिर आप आगरा में रहेंगे अपनी फैमिली के साथ, फिर आप कितना जाएंगे वहाँ। तो वो जो गैप है गांव का, और अच्छा गांव में क्या होता है कि काफी लोग एलिवेटेड वाले होते हैं, उनको अगर वो यहाँ दिखाने आएगा तो उसका काम खत्म होगा और उसको क्या होगा कि औरतें खासकर उनको कहने की हिम्मत नहीं है कि सास को बता दे कि बीमारी है इतनी आसानी से, या वो परिवार के साथ लोग अकेले तो आएंगे नहीं, वो उसके साथ लोग आएंगे
तो दिस इज बिकम ए ह्यूज प्रॉब्लम। और दूसरा जो मुख्यमंत्री ने बताया सबसे बड़ा प्रिवेंशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो पहले तो प्रिवेंशन ही कर रहे थे, क्योंकि पानी की बॉर्न डिजीज जो पानी से जो बीमारियां होती है वो कैसे रोकी जाए, उनको समझा के बता के, और उसके बाद में जो है वो जो बीमारियां मच्छर वगैरह से होती हैं वो कोविड में भी बहुत जरूरत पड़ी अपनी सेवाओं की। अब चूंकि कोविड के दौरान ये हुआ और अब इंडिया में गांव में इंटरनेट की सुविधा हो गई है उसके थ्रू, मोबाइल के थ्रू, तो उसके थ्रू क्या हो रहा है कि वहां पर जो सेविका है उसके पास एक मोबाइल होता है, ऐप होता है, और ब्लड प्रेशर मशीन होती है, पल्स ऑक्सीमीटर होता है, ब्लड शुगर मशीन होती है, हीमोग्लोबिन की मशीन होती है, वेट मशीन होती है, और टेम्परेचर का मशीन होती है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली सारे के सारे लोग उसको बहुत अच्छे से ट्रेन करके हैं, रिपीटेड ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग के बाद जैसे मरीज को फॉर एग्जांपल एक महिला है जिसको 3 दिन से बुखार आ रहा है और उसके घर वाले चूंकि फसल की कटाई चल रही है, जो भी कारण रहे, उसके बाद वो दिखाने अभी नहीं आना चाहते, तो उसको वहाँ पर गांव की उसी सेविका के पास जाती है। गवर्नमेंट भी सारी टेलीमेडिसिन को प्रमोट इसीलिए कर रही है क्योंकि ये सुविधा इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि वहाँ से उसके सिम्टम्स को ऐप बड़ा सिंपल होता है उस सेविका के लिए, ड्रॉप डाउन मेन्यू होते हैं उसके अंदर कि वो जैसे बुखार है, कितने दिन से है, बस उसको भरना नहीं है कुछ भी, बहुत आसानी से उसको समझाया होता है, वो ज्यादातर वो भर देती है। तो दूसरे एंड पे डॉक्टर, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर मेहता साहब है जो या बहुत सारे हमारे डॉक्टर पूरे थ्रू आउट इंडिया हैं, वो उसको देखकर उसको एक इनिशियल प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं व्हाट्सएप के थ्रू जाकर कि आप ये दवाई ले लें और हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि बड़ी बड़ी बीमारियां या वो, दूसरा क्या है, क्या हो रहा है कि अपने गांव में भी आजकल ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बढ़ गई है, काफी हो गई, और उसका पता ही नहीं होता उनको। सीधा पता लगा जब पैरालिसिस हो गई, स्ट्रोक हो गया, तब पता लगा कि उनको तो ब्लड प्रेशर नहीं था या डायबिटीज, जब आए अस्पताल में तब पता लगा कि शुगर 400 थी, तब पता लगा कि उन्होंने कभी चेक तो की नहीं। तो ये चीजें भी उस माध्यम से एक विलेज लेवल पर जो है वो टैकल की जा सकती है, आइडेंटिफाई। तो हमारा उद्देश्य है कि हम मिनिमम लेवल उनको प्रोवाइड कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट वहां पर वो नहीं। तीसरा उद्देश्य ये है कि हम उनको, अगर वो जब शहर में आए तो जो मुकुल जी ने जो बोला एक्सप्लॉइटेशन, उसको अवॉइड करके अब हम उनको डायरेक्ट कर सकें कि कहाँ पे जाओ जहाँ पर कि आयुष्मान योजना का अस्पताल है, कहाँ पे जाओ जहाँ पर कि आयुष्मान योजना या सरकारी सेंटर जो एक्सेप्ट करते हैं आपके उसको, तो जिससे बेचारा जो, वरना गांव वाले एक बार जब आ जाता है शहर में और उसको एकदम हेल्थ केयर क्राइसिस आती है तो उसको उधार लेना पड़ जाता है, और उसको तरह तरह के एक्सप्लॉइटेशन, MRI करा लो, ये कर लो, वो कर लो, 50 चीजें करा के पहले तो वहां से, क्योंकि वहां पे भी कमीशन वगैरह जाना है, आप लोग शायद जानते होंगे, तो वो सारे लफड़े जो है उसके रोकथाम के लिए बड़े मैसिव लेवल पर हम लोग करीब इवेंचुअली हमारा गोल है 1200 करीब 3-4 हजार गाँवों तक पहुंचने का इनिशियली कुछ सालों में, और इवेंचुअली और भी जा सकते। तो दैट इज द होल आइडिया। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका ये कि हमारे जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको क्या दिक्कतें आ रही है एक दूसरे से समझना, और फिर हमको भी समझ आना, जो लोग मुख्य वगैरह इन्वॉल्व है सारे के सारे लोग मिलके, तो दैट इज द होल आइडिया। ओके, जो गाँव है जहाँ तक वहाँ तक जो भी गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर तो है वहाँ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह सब है, लेकिन आपको पता है कि अगर आपकी नौकरी 80,000 रुपये महीने की लग जाए तो आप वहाँ रहेंगे जहाँ पर PHC है, या फिर आप आगरा में रहेंगे अपनी फैमिली के साथ, फिर आप कितना जाएंगे वहाँ। तो वो जो गैप है गांव का, अच्छा गांव में क्या होता है कि तो काफी लोग डेली बेसिस वाले होते हैं, उनको अगर वो यहाँ दिखाने आएगा तो उसका काम खत्म होगा, और उसको क्या होगा कि औरतें खासकर उसको कहने की हिम्मत नहीं है अपनी सास को बता दे कि बीमारी है इतनी आसानी से, या वो परिवार के साथ लोग अकेली तो आएंगे नहीं, वो उसके साथ लोग आएंगे, तो दिस इज बिकम ए ह्यूज प्रॉब्लम। और दूसरा जो मुख्यमंत्री ने बताया सबसे बड़ा प्रिवेंशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो पहले तो प्रिवेंशन ही कर रहे थे, क्योंकि पानी की बॉर्न डिजीज जो पानी से जो बीमारियां होती है वो कैसे रोकी जाए, उनको समझा के बता के, और उसके बाद में जो है वो जो बीमारियां मच्छर वगैरह से होती हैं वो कोविड में भी बहुत जरूरत पड़ी अपनी सेवाओं की।
अब चूंकि कोविड के दौरान ये हुआ और अब इंडिया में गांव में इंटरनेट की सुविधा हो गई है उसके थ्रू, मोबाइल के थ्रू, तो उसके थ्रू क्या हो रहा है कि वहां पर जो सेविका है उसके पास एक मोबाइल होता है, ऐप होता है, और ब्लड प्रेशर मशीन होती है, पल्स ऑक्सीमीटर होता है, ब्लड शुगर मशीन होती है, हीमोग्लोबिन की मशीन होती है, वेट मशीन होती है, और टेम्परेचर का मशीन होती है। पर मोस्ट इम्पोर्टेंटली सारे के सारे लोग उसको बहुत अच्छे से ट्रेन करके हैं, रिपीटेड ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग के बाद जैसे मरीज को फॉर एग्जांपल एक महिला है जिसको 3 दिन से बुखार आ रहा है और उसके घर वाले चूंकि फसल की कटाई चल रही है, जो भी कारण रहे, उसके बाद वो दिखाने अभी नहीं आना चाहते, तो उसको वहाँ पर गांव की उसी सेविका के पास जाती है। गवर्नमेंट भी सारी टेलीमेडिसिन को प्रमोट इसीलिए कर रही है क्योंकि ये सुविधा इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि वहाँ से उसके सिम्टम्स को ऐप बड़ा सिंपल होता है उस सेविका के लिए, ड्रॉप डाउन मेन्यू होते हैं उसके अंदर कि वो जैसे बुखार है, कितने दिन से है, बस उसको भरना नहीं है कुछ भी, बहुत आसानी से उसको समझाया होता है, वो ज्यादातर वो भर देती है। तो दूसरे एंड पे डॉक्टर, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर मेहता साहब है जो या बहुत सारे हमारे डॉक्टर पूरे थ्रू आउट इंडिया हैं, वो उसको देखकर उसको एक इनिशियल प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं व्हाट्सएप के थ्रू जाकर कि आप ये दवाई ले लें और हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि बड़ी बड़ी बीमारियां या वो, दूसरा क्या है, क्या हो रहा है कि अपने गांव में भी आजकल ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बढ़ गई है, काफी हो गई है, और उसका पता ही नहीं होता उनको। सीधा पता लगा जब पैरालिसिस हो गई, स्ट्रोक हो गया, तब पता लगा कि उनको तो ब्लड प्रेशर भी था या डायबिटीज। जब आए अस्पताल में तब पता लगा कि शुगर 400 थी, तब पता लगा कि उन्होंने उनका चेक तो की नहीं। तो ये चीजें भी उस माध्यम से एक विलेज लेवल पर जो है वो टैकल की जा सकती है, आइडेंटिफाई। तो हमारा उद्देश्य है कि हम मिनिमम लेवल उनको प्रोवाइड कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट वहां पर वो नहीं। तीसरा उद्देश्य ये है कि हम उनको, अगर वो जब शहर में आए तो जो मुकुल जी ने जो बोला एक्सप्लॉइटेशन, उसको अवॉइड करके अब हम उनको डायरेक्ट कर सकें कि कहाँ पे जाओ जहाँ पर कि आयुष्मान योजना का अस्पताल है, कहाँ पे जाओ जहाँ पर कि आयुष्मान योजना या सरकारी सेंटर जो एक्सेप्ट करते हैं आपके उसको। तो जिससे बेचारा जो, वरना गांव वाले एक बार जब आ जाता है शहर में और उसको एकदम हेल्थ केयर क्राइसिस आती है तो उसको उधार लेना पड़ जाता है, और उसको तरह तरह के एक्सप्लॉइटेशन, MRI करा लो, ये कर लो, वो कर लो, 50 चीजें करा के पहले तो वहां से, क्योंकि वहां पे भी कमीशन वगैरह जाना है, आप लोग शायद जानते होंगे, तो वो सारे लफड़े जो है उसके रोकथाम के लिए बड़े मैसिव लेवल पर हम लोग करीब इवेंचुअली हमारा गोल है 1200 करीब 3-4 हजार गाँवों तक पहुंचने का इनिशियली कुछ सालों में, और इवेंचुअली और भी जाते हैं। सो दैट इज द होल आइडिया। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका ये कि हमारे जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको क्या दिक्कतें आ रही है, एक दूसरे से समझना, और फिर हमको भी समझ आना, जो लोग वगैरह इन्वॉल्व है, सारे के सारे लोग मिलके, तो दैट इज द होल आइडिया। ओके।